नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है देश प्रदेश की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का। तो अगले आधे घंटे आपको दिन भर की बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, जिसमें पहली खबर है एमएलसी चुनाव से जुड़ी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी में बीजेपी एमएलसी ने अपना नामांकन किया है, लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी के एमएलसी ने नामांकन में अखिलेश नदारद रहे हैं। इस खबर को विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही अन्य खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। दूसरी खबर है निकाय पर बीएसपी कहीं ना कहीं मंथन करती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से ये मंथन किया गया वो आपको आगे बताएंगे। तीसरी खबर, धमकी मिलने पर न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता से नितिन गडकरी ने कहा है कि मुझे धमकियों से डर नहीं लगता। चौथी खबर होगी ग्रेटर नोएडा में छात्रा का कत्ल और छात्र ने भी सुसाइड कर लिया। पांचवी खबर होगी रायबरेली में आवास योजना के नाम पर उगाही करने का ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है। और साथ ही छठी खबर कर्नाटक से जुड़ी, जहां पर अब सस्पेंस खत्म हो चुका है। डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम रहेंगे और साथ ही 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो इन 6 खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही अन्य खबरों से भी आपको कराएंगे रूबरू। तो अगले आधा घंटे आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। पदम सेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह ने आज अपना पर्चा भरा है और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। और बीजेपी के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी अपने पत्ते खोले। एमएलसी चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। रामकरण निर्मल और राम रतन राजभर को समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने राम रतन राजभर और लोहिया वाहिनी के निवर्तमान अध्यक्ष रामकरण निर्मल को मैदान में उतारा। वहीं समाजवादी पार्टी ने राम रतन राजभर को उम्मीदवार बनाकर पूर्वांचल में अति पिछड़ों को साथ लाने की एक छोटी सी कोशिश की है। राम रतन राजभर के सहारे समाजवादी पार्टी ने राजभर जाति के वोट बैंक को संभालने की ये कोशिश की है, जिसमें अति पिछड़ी जाति को साधने के लिए रामकरण निर्मल को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा और सपा के विधान परिषद उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। लेकिन इस दौरान अखिलेश यादव मौजूद नहीं रहे। उनकी गैर मौजूदगी में दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। तो ऐसे में ये सवाल उस वक्त उठाए जा रहे हैं कि जो हार का सामना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को अभी हाल ही में निकाय चुनाव में देखने को मिला है, उसके बावजूद भी अखिलेश यादव अभी तक एक्टिव मोड में नजर नहीं आ रहे। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता इस वक्त मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? देखिए, दोनों की तरफ से नामांकन किया गया है, लेकिन इस नामांकन के दौरान भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने जब नामांकन किया है तो अखिलेश यादव नदारद रहे। कैसे देखते हैं इसे? बता देती है कि आपको चीज किसकी तरफ से, कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आप नामांकन की पूरी प्रक्रिया देखेंगे तो जिस तरह के जोश के साथ आए थे भारतीय जनता पार्टी के जो दोनों प्रत्याशी थे, पहले आप मुख्यालय पे आते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ पे डिप्टी सीएम उनका स्वागत करते हैं, साथ ही साथ उनके साथ उनका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ और अपने साथ उनको पूरे ढोल लगाने के साथ तमाम अपने मंत्रियों के साथ उनको विधानसभा लेके आते हैं। विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मिलते हैं और कहीं ना कहीं उनको देख के आज दोनों प्रत्याशियों को जो पर्चा है जो दिया जाता है, जो हैंडओवर करते हैं, नामांकन की जो प्रक्रिया स्टार्ट ही करते हैं, वो अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो कृतिका को दिखेगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेते हैं, दोनों को अपने प्रत्याशियों को अपने हाथ से लगवाते हैं और वापस जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं उनको देते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो जैसे का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने स्ट्रेटेजी के तहत काम करती हुई है। 24/7 चुनावी मोड में रहती है, सबको पता, और किस तरीके से चुनाव को एक चुनाव को गंभीरता से लेती है, ये आपका नामांकन प्रक्रिया दिखा देती है। और वैसे भी जिस तरीके से नोटिफिकेशन है तो कहीं ना कहीं जीत एक तरीके से निश्चित मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। दो कैंडिडेट्स हैं, दोनों के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं और सिंगल दोनों की वोट पड़ेंगे। तो 274 वर्सेस 118, किसका आपको ये समझना होगा। अगर इनके साथ सुबसपा कांग्रेस और जनता दल भी जाती है तब भी आप उतना मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि ये जीत निश्चित है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी ये चीज का एहसास है कि उनकी यहाँ पे भी उनकी हार होनी है। इसीलिए उन्होंने अपना जो जिस तरीके से जो कैंडिडेट उतारे उसकी प्रक्रिया हो, चाहे खुद नदारत रहने की बात हो, पर चुनाव है, आप लड़ने आए
आए हैं तो कहीं ना कहीं आपको वहां पे रहना चाहिए था, आपको अपने कैंडिडेट्स के साथ आना था। एक मोरल बूस्ट होता है, एक आपको प्रोत्साहित मिलता है, आगे चुनाव में आपको देखना पड़ेगा। शायद यही चीज अखिलेश यादव कहीं पीछे रहते नजर आ जा रहे हैं, या कहें गलत नहीं होगा कि विपक्ष पूरा कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। निकाय चुनाव में देखा था, जो पहले चरण का था, अखिलेश यादव 2 से 3 रैलियां करते हैं, जनसभाएं करते हैं, लखनऊ में मेट्रो से सफर करते हैं, उसके बाद रिवर फ्रंट जाते हैं। सीमित दौरे थे, सीमित कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार था। और उसके बाद बसपा की बात करेंगे तो बहन जी तो निकली ही नहीं, अपना लगातार वो ट्विटर से और सोशल मीडिया से वाह करती है। तो ये जनता के बीच का इलेक्शन है और इसको आप बीच में जाके लड़ेंगे। अब आप एक तरफ जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ पूरी कैबिनेट और लगातार उन संगठन के जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो भूपेंद्र चौधरी जी हों, प्रदेश अध्यक्ष चाहे धर्मपाल सिंह हो, लगातार ताबड़तोड़ रैली करें। उनके मुकाबले अगर आप 1 या 2 सभाएं करेंगे, उसके बाद आप सोचेंगे कि हम पूरी नगर निगम जीत जाएं, निकाय के जो पंचायत है उनको जीत जाएं, तो ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है। जितनी जीतें मिली हैं उससे आपको संतुष्ट होना चाहिए। आप जब प्रयास ही नहीं करेंगे, तो प्रयास आप नहीं करते हैं, तो उसका आपको कहीं ना कहीं खामियाजा आपको उठाना पड़ता है। आज के चुनाव में भी, हम जो विधान परिषद का चुनाव है 29 तारीख को वोटिंग होगी, तो आप देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज की इसमें एक और बता दूं कि जो 29 तारीख को वोटिंग होगी, 274 तो बीजेपी को मिलना ही मिलना है। जो हमने बात की थी वहां पे, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे ब्रजेश पाठक जी हो, चाहे जेपी राठौर हो, उन्होंने कहा था कि आप वहां पे जब मौजूद रहेंगे, मैं मीडिया से उस समय मिलूंगा और 274 प्लस के हम पाएंगे। मतलब उनको पता है कि क्रॉस वोटिंग होगी, जो विपक्ष के लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में करेंगे। तो इससे कहते हैं कॉन्फिडेंट। और आपका कॉन्फिडेंस तब दिखता है कि जब आप अपनी रणनीतियों के तहत काम करते हैं। कॉन्फिडेंस तो लेकिन अलग बात हो गई, लेकिन यहाँ पर तो जब प्रत्याशी नामांकन करने के लिए जा रहे हैं, इसी दौरान अखिलेश यादव नजर नहीं आए। एटलीस्ट बूस्टर डोज तो कहीं ना कहीं देना चाहिए अखिलेश यादव को। आपके पास वापस आऊंगी मनीष, क्योंकि न्यूज़ इंडिया इस वक्त कई सारे सवाल इसको लेकर के उठा रहा है लगातार कि निकाय चुनाव के प्रचार में भी अखिलेश यादव ने आखिर क्यों देरी की थी। एमएलसी प्रत्याशियों के नामांकन में भी अखिलेश यादव नदारद रहे, आखिर क्यों? क्योंकि जब तक आप खुद जमीनी स्तर पर नहीं निकलेंगे, तो आपके जो कार्यकर्ता है, जो आपकी टीम है, उसको कहां से बूस्टर डोज मिलेगा? बूस्टर डोज देने के लिए आपको जमीनी स्तर पर जरूर उतरना होगा। निकाय चुनाव में भी गिनी चुनी जगह पर ही अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। जैसे आपने बताया कि लखनऊ में मेट्रो के जरिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया, लेकिन क्या वो इनफ था? उतना काफी था? और शायद यही वजह है कि चुनाव प्रचार के लिए जब आप खुद ही नहीं उतरे, तो जमीनी स्तर पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा पसंद किया और निगम में 17 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। मनीष हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। मनीष, अगर इसी तरीके से ट्विटर के जरिए या घर बैठ करके ही अगर चुनाव प्रचार किया जाएगा, तो क्या वाकई समाजवादी पार्टी आगे आने वाले समय में नजर आ पाएगी? क्योंकि अब देखिए, निकाय चुनाव के बाद में लोकसभा चुनाव में भी ज्यादा वक्त नहीं है, मुश्किल से साल भर का समय, और 80 लोकसभा सीटें अकेले उत्तर प्रदेश से आती है, तो काफी मायने हैं लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में। निश्चित तौर से कृतिका बहुत बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और किसी भी चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, लोकसभा चुनाव के लिए, तो उत्तर प्रदेश माना जाता है कि दिल्ली के अगर आपको ताज पहनना है या दिल्ली के तख्त तक पहुंचना है, तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर आता है। 80 लोकसभा सीटें आती हैं, उसमें आपको काम करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि बहुजन समाज पार्टी के लिए जो निकलती नहीं है, फील्ड में निकलते नहीं नजर आ रहे हैं, और उसके बाद 10 सीटें, क्या उनको रिटेन कर पाएंगे? 2019 में 10 सीटें जीती थी बहुजन समाज पार्टी ने, क्या उसको रिटेन कर पाएंगे? ये बड़ी चुनौती होगी। साथ ही साथ आप जिस तरह से बात की कि अखिलेश यादव जिस तरह से प्रचार पे नहीं निकल रहे हैं, क्या मुकाबला कर पाएंगे? मैं आपको थोड़ा लेके जाऊंगा 2 दिन पहले की, जब जो स्ट्रेटेजी पूरी बनाई गई भारतीय जनता पार्टी की। 30 मई से 30 जून तक लगातार प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा लगातार 9 साल के जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। सभी 6 क्षेत्रों में रैलियां करेंगे। जो क्षेत्र है काशी, गोरखपुर, ब्रज, कानपुर, अवध, इन सब जगह रैलियां होंगी, जनसभाएं होंगी, अपने दिए हुए कामों को बताएंगे। उनकी पूरी कैबिनेट, उनके जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मंत्री हैं वो यहाँ पे रहेंगे। उत्तर प्रदेश से आने वाले जो मिनिस्टर्स हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। उसके बाद लगातार अगस्त से लगातार प्रधानमंत्री मोदी की जो योजनाएं थी जिनको इंप्लीमेंट किया गया है, उसका आपको उद्घाटन करते हुए, शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह, जो कि माना जाता है कि थिंक टैंक है और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत ज्यादा अच्छी समझते हैं, वो भी यहाँ पे नजर आएंगे। इन सब का आपने देखा कि पूरा टाइम पूरा दे चुका है, पूरी रणनीति बता दी है। अखिलेश यादव के पास अगर आप बात करेंगे तो अभी आगे की रणनीति क्या है वो शायद अभी वहां तैयार नहीं है। आपको अगर रण पे उतरना है तो आपको अपनी ब्लूप्रिंट, अपने जो मैप है उस पर काम करना पड़ेगा, अपनी रणनीति को उतारना पड़ेगा। और जब तक रणनीति नहीं बनी होगी,
होगी। खाली ट्विटर से और सोशल मीडिया से आप उत्तर जी। प्रदेश की जनता के बीच में ठीक है। जब तक आप नहीं उतरेंगे तब तक आप जनता ठीक के है। दिल में नहीं उतर सकते। बिल्कुल, चलिए ठीक है मनीष, आप लगातार बने रहिए, आगे अन्य खबरों पर भी आपसे अपडेट्स और जानकारी लेंगे। इसी के साथ में चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी निकाय चुनाव में करारी हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा का अभियान गांव-गांव तेजी के साथ चलाया जाए। स्टेट कमेटी और सभी 18 मंडलों में जिलों के पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए मायावती ने कहा है कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में मिशनरी लक्ष्य के साथ लगन से जुट जाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव की जिलेवार समीक्षा की और फीडबैक लिया। कहा कि चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने साम दाम दंड भेद जैसे घिनौने हथकंडे अपनाए। भाजपा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए दमन की कार्रवाई की। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत रही। तो कहीं ना कहीं हार पर मंथन करती हुई बहुजन समाज पार्टी आज नजर आई। उत्तर प्रदेश देखिए, निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मशीनरी का दुरुपयोग किया और जहां जहां ईवीएम थी वहां एक तरफा सुपड़ा साफ कर दिया, लेकिन जहां बैलेट से चुनाव हुआ वहां के रिजल्ट भिन्न हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें इंगित करती हैं और बहन जी ने कहा है कि हमें किसी चीज से घबराना नहीं है, हमें डट करके लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगना है। प्रदेश से आप आते हैं, वहाँ उम्मीद थी कि कई सीटें निकलेंगी, पहले की 2 सीटें थी वो भी आप हार गए, तो क्या किसी के ऊपर जिम्मेदारी तय की गई है? नहीं, देखिए जहां हम लोग हारे हैं हमने हार का बता तो दिया कि जिस तरीके से सहारनपुर का उदाहरण आपके पास है, आगरा का उदाहरण आपके पास है, मुरादाबाद का उदाहरण आपके पास है, जहां भाजपा ने बिल्कुल हारी हुई स्थिति के अंदर अपने आप की जीत दर्ज कराई है। तो ये सारी चीजें हैं इनके ऊपर बहन जी ने कहा कि लेकिन इनसे घबराना नहीं। लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे या फिर किसी के साथ गठबंधन करेंगे? देखिए ये निर्णय बहन जी का है, इसके अंदर किसी का भी कुछ नहीं है, ये निर्णय बहन जी का। जिस प्रकार से तो निकाय चुनाव में जिस तरीके की हार का सामना इस वक्त बहुजन समाज पार्टी को करना पड़ा और उसको लेकर के कहीं ना कहीं मंथन किया जा रहा है। साथ ही 24 की भी तैयारियां, रणनीति बनाने की भी इस वक्त कोशिश कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से की जा रही है। पार्टी कार्यालय पर आज बैठक रखी गई जहां निकाय में हार पर मंथन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष समेत जिले के सभी नेता वहां पर मौजूद रहे। मायावती समीक्षा करती हुई इस दौरान नजर आई। बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए भी रणनीति बनी कि किस आधार पर बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी, क्या रणनीति रहेगी। ये इस तमाम चीजों को लेकर के आज ये बैठक का आयोजन किया गया। लोकसभा की सभी 80 सीटों पर बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। निकाय चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहीं ना कहीं वो नजर आई हैं। तो लखनऊ में बीएसपी की ये अहम बैठक हुई जहां और इसी दौरान इस बैठक में ये भी आरोप बीजेपी और सपा पर लगाया कि इन दोनों पार्टियों ने साम दाम दंड भेद तमाम हथकंडे अपनाए। तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनी 80 सीटों को लेकर के यूपी की, और सीधे तौर पर आगामी लोकसभा चुनाव पूरी तैयारी से लड़ने के निर्देश मायावती की तरफ से दिए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि अकेले ही चुनावी मैदान में उतरती हुई कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी नजर आएगी। तो हार पर तो मंथन किया ही गया, लेकिन साथ ही 24 की रणनीति भी तैयार आज की इस बैठक में की गई। अब ये रणनीति 24 में कितनी कामयाब होगी ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी जो निकाय चुनाव में हार का सामना बीएसपी को करना पड़ा उस पर जरूर चर्चा की गई। हालांकि जब निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही थी तो इस दौरान ये सवाल जरूर बार बार उठ रहा था कि आखिर बहन कुमारी मायावती आखिर क्यों चुनावी प्रचार में नजर नहीं आई। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ में संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। संदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? बहन कुमारी मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती कहीं ना कहीं सीधे तौर पर रणनीति तो बनाई रही है 2024 के लिए, लेकिन साथ ही निकाय चुनाव में जिस हार का सामना करना पड़ा उसको लेकर भी मंथन आज की इस बैठक में किया गया। संदीप, निश्चित तौर पर जिस तरीके से बसपा की बात करते हैं
जो बैठक थी, समीक्षा बैठक थी, उस बैठक में सबको बुलाया गया था। यानी कि जो उनके महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा वो वहाँ मौजूद थे, इसके साथ प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मौजूद थे, साथ ही साथ में जो उनके विधायक हैं, जो जीते हुए विधायक हैं उमाशंकर वो वहाँ मौजूद थे। यानी कि साफ तौर था कि इस बार जो रणनीति बनी थी वो रणनीतियां पूरी साफ थी कि आने वाले समय में लोकसभा की क्या तैयारियां होंगी, लोकसभा चुनाव को लेकर के किस तरीके से निकाह हो सकता है और जहाँ हमें जीत हासिल हो, तो उसको लेकर के लगातार रणनीतियां रहेंगी। साफ तौर पे आज जो बैठक समाप्त होगी तो बैठक में कई चीजें निर्णय लिए गए हैं। इस बार की बैठक में अगर बात करते हैं तो सभी जिलाध्यक्षों को कहा गया है कि आप अपने जिले में जा करके सही समीक्षा करें और हर एक बूथ लेवल को मजबूत करें। यानी कि अपना टिकट जो है वो घर घर जाकर के आप जो है लोगों से प्रचार प्रसार करें, लोगों से मिले। इसके साथ अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से आने वाले आगामी चुनाव है उसको लेकर के लोगों को कहा गया है और उससे बात रखी गई है। तो निकाय चुनाव की अगर बात करें तो निकाय चुनाव को निश्चित तौर पर आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर के रणनीतियां पहले से ही बनाती नजर आ रही है। जिस तरीके से निकाय चुनाव में करना पड़ा है तो वो अब दोबारा नहीं चाहती है कि फिर लोकसभा चुनाव में ऐसा हो, चाहे वो फिर अपने कैंडिडेट बदलते हो या कैंडिडेटों का सहारा लेना हो, तो हर तरीके से बिल्कुल ठीक है लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयार हो। जी शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को 15 मई को जान से मारने की धमकी दी गई और आज नितिन गडकरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान हमारे संवाददाता ने सवाल किया कि आपको धमकी भरा कॉल आया है। इस पर नितिन गडकरी ने जवाब क्या दिया है वो आपको सुनवाते हैं। आप लोगों की जान बचाने के लिए बेहतर सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, लेकिन लगातार आपको धमकियां दी जा रही है फोन के माध्यम से। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना चाहूंगा। कोई धमकी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है और मैं कोई धमकियों की चिंता भी कभी करता नहीं। आप लोगों की जान बचाने के लिए बेहतर सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, लेकिन लगातार आपको धमकियां दी जा रही है फोन के माध्यम से। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना चाहूंगा। कोई धमकी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है और मैं कोई धमकियों की चिंता भी कभी करता नहीं। आप लोगों की जान बचाने के लिए बेहतर सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, लेकिन लगातार आपको धमकियां दी जा रही है फोन के माध्यम से। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना चाहूंगा। कोई धमकी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है और मैं कोई धमकियों की चिंता भी कभी करता नहीं। आप लोगों की जान बचाने के लिए बेहतर सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, लेकिन लगातार आपको धमकियां दी जा रही है फोन के माध्यम से। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना चाहूंगा। कोई धमकी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है और मैं कोई धमकियों की चिंता भी कभी करता नहीं। कुछ नहीं कहना चाहूंगा। कोई धमकी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है और मैं कोई धमकियों की चिंता भी कभी करता नहीं। आप लोगों की जान बचाने के लिए बेहतर सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, लेकिन लगातार आपको धमकियां दी जा रही है फोन के माध्यम से। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना चाहूंगा। कोई धमकी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है और मैं कोई धमकियों की चिंता भी कभी करता नहीं। कुछ नहीं कहना चाहूंगा। कोई धमकी बहुत ज्यादा। वहीं ग्रेटर नोएडा से अगली खबर, जहां पर छात्रों ने साथी छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। छात्रों ने पहले छात्रा को गोली मारी, छात्रा को गोली मारने के बाद खुद को गोली मार ली। शिवनाथर विश्वविद्यालय में दोनों छात्र छात्रा पढ़ते थे। कानपुर की रहने वाली थी ये छात्रा और अमरोहा का छात्र रहने वाला था। ग्रेटर नोएडा से ये पूरा मामला सामने आया, जहां शिवनाथर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र ने साथी छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। छात्रा की हत्या करने के बाद छात्र ने खुद को भी गोली मार ली और कानपुर की रहने वाली थी ये छात्रा और अमरोहा का छात्र रहने वाला था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की इस जांच में लगी हुई है। आज शिवनाडा यूनिवर्सिटी में एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें बताया गया था कि एक छात्र द्वारा गोली मारी गई है। छात्रा को यथार्थ हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड डिक्लेयर घोषित किया गया। पुलिस द्वारा जो शुरुआती तथ्य की जानकारी करी गई है उसमें यह तथ्य प्रकाश में आए हैं कि छात्र और छात्रा पूर्व से परिचित थे। आज डाइनिंग हॉल के सामने छात्र ने एक कंट्री मेड पिस्टल से छात्रा के गोली मार दी है। उसके बाद उसी छात्र ने अपने रूम में जाकर खुद के भी गोली मार ली थी। पूरे प्रकरण में अन्य वैधानिक कार्रवाई करी जा रही है। आज शिवनाडा यूनिवर्सिटी में एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें बताया गया। और अगली खबर है रायबरेली के एक खीरो विकासखंड से, जहां मुख्यमंत्री आवास योजना में धन उगाही का एक मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भ्रष्टाचार के कारनामों का ऑडियो वायरल होने के बाद भी खंड विकास अधिकारियों ने अभी तक इस मामले को संज्ञान में लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं आपको बता दें कि देवगांव ग्राम सभा के लाभार्थी
द्वारा प्रधान को पैसे न देने पर लाभार्थी का आवास कैंसिल कराने की धमकी दी जा रही है, जिसका ऑडियो भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। लाभार्थियों की ओर से धन उगाही के आरोप लगते हुए चले आ रहे हैं। समस्या ये है कि हमारी कॉलोनी आई है तो प्रधान जी ने पैसे मांगे हैं। कितने रुपए मांगे हैं? 10,000। क्या कह रहे हैं? बोले कि पैसा दे दो, नहीं तो हम आपका आवास रोक देंगे। तो पैसे न देने का ये पूरा मामला सामने आया। मुख्यमंत्री आवास योजना में धन उगाही का ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है। रायबरेली की तस्वीर आपको दिखा रहे। धन उगाही का जो ऑडियो है वो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से इस वक्त वायरल हो रहा है। पैसे ना देने पर आवास कैंसिल करने की धमकी इस ऑडियो में दी जा रही है। तो मुख्यमंत्री आवास योजना में धन उगाही का ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है। धन उगाही का ऑडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं। न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला, जहां खबर चलने के बाद में बेसिक शिक्षा विभाग के बाबू पर बड़ी कार्रवाई की गई। बाबू अनिल कुमार को बीएसए प्रवीण कुमार ने कार्यालय से हटा दिया है। बाबू के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की गई है और जांच होने तक बाबू को अन्य कार्यालय स्थानांतरित किया गया। न्यूज़ वन इंडिया ने बाबू अनिल कुमार के ऑडियो की खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। विभाग द्वारा ऑडियो की सत्यता की फिलहाल अभी जांच कराई जा रही है और जांच सही पाए जाने पर बाबू अनिल कुमार पर बड़ी कार्रवाई होगी। शिक्षा निदेशालय से भी जल्द बाबू प्रवीण कुमार के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। और इस पूरे मामले पर संवाददाता कृष्णा त्यागी ने बीएसए आगरा से भी बातचीत की है। वो बातचीत क्या हुई है वो भी आपको सुनवाएंगे। शिक्षा विभाग के बाबू की ऑडियो वायरल होने के बाद लगातार न्यूज़ वन इंडिया परत दर परत लगातार दिखा रहा है। इस समय मेरे साथ बीएसए आगरा मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे उस ऑडियो को लेकर, इनके माध्यम से किस प्रकार संज्ञान लिया गया, क्या कार्रवाई की गई। जिस बाबू के आप ऑडियो की जिक्र कर रहे हैं उसको तत्काल प्रभाव से उसके कार्यालय से हटा दिया गया है और दूसरे कार्यालय में उसको भेजा जा चुका है। चूँकि उसकी शिकायत में कुछ बातें ऐसी थी जो बीएसए कार्यालय और खंड शिक्षा कार्यालय को भी लपेटे में ले रही थी। कुछ ऑडियो जो मैंने सुना है उसमें शासन की भी कुछ बातें हो रही थी। लिहाजा मैंने इस पूरे मामले के लिए एडी सर को जांच के लिए लिखा था कि आप अपने स्तर से जांच कराएं, क्योंकि इसमें मेरे कार्यालय पर भी आरोप लग रहे थे, खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर आरोप लग रहे थे। इसलिए मैंने एडी सर से निवेदन किया था कि एक बड़ी कमेटी गठित करके उसकी जाँच करा ली जाए और उसके क्रम में एडी सर ने एक कमेटी भी गठित कर दी है। उसकी जांच गतिमान है और जैसे ही रिपोर्ट आती है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एक ऑडियो वायरल हुई जिसमें करोड़ रुपए कमाने की रणनीति तैयार की जा रही है। क्योंकि मैं आपको गाली देते हुए, क्योंकि कई ऑडियो एक मुश्त आए थे, इसीलिए मैंने सारे को क्लब करके एडी सर से कहा है इन सब की जाँच की जाए। क्योंकि एक ही मामले में अगर कई जांच कमेटियां गठित होती तो हो सकता है कि जांच किसी और दिशा में चली जाती, हो सकता है लंबी खिंचती। इसलिए मैंने एडी सर से कहा है कि उसको जल्दी से जल्दी किया जाए। तो सर किस प्रकार की कार्रवाई की गई बाबू के खिलाफ? बाबू का उसको तुरंत इस कार्यालय से हटा दिया गया है और दूरस्थ कार्यालय में भेज दिया गया है। और जैसे ही मैंने बार बार एडी सर से निवेदन किया है कि जितनी जल्दी रिपोर्ट आ जाए उतनी जल्दी हम कार्रवाई कर लेंगे। तो निश्चित तौर से माना जा रहा है बड़ी कार्रवाई होगी। निश्चित होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। ये मेरे साथ बीएसए आगरा थे जिन्होंने बताया उस बाबू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि ऑडियो का संज्ञान लिया गया है। ऑडियो के बाद उस बाबू को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि उस बाबू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कब होगी। न्यूज़ वन इंडिया से। वहीं मणिपुर नक्सली हमले में शहीद हुए आलोक राव का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव आवास चंदौली चकिया स्थित रसिया गांव पहुंचा। वहीं आपको बता दें कि बाबतपुर एयरपोर्ट से सेना के वाहन से चकिया स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा। हजारों की संख्या में लोगों ने 80 मीटर लंबा तिरंगा लेकर शहीद आलोक राव की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। वहीं शहीद आलोक राव अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद आलोक तेरा नाम रहेगा के नारे लगे।
वहीं हापुड़ में दिन दहाड़े दिव्यांग सरकारी अध्यापिका के घर लूट की वारदात से हड़कंप मच गया और बुजुर्ग महिला को बंधक बना करके बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं आपको बता दें कि बुजुर्ग महिला की पिटाई कर महिला को बदमाशों ने बेहोश कर दिया था। वहीं करीब 7 लाख की ज्वेलरी और हजारों की नकदी लूट कर लुटेरे फरार हो गए थे। फिलहाल पीड़ित परिवार ने थाने में जाकर बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद से पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश में जुट गई है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।